हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमन स्टडी पॉइंट। समझेंगे आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे पहली वीडियो और भी काफ़ी बन चुकी हैं जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है और साथ ही साथ इस चैप्टर के भी मैंने आपको फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि केस स्टडी तो कहीं से भी बनकर आ सकती है। तो टॉपिक सारे पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में समझेंगे टेक्निक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टेक्निक है कौन कौन सी, फिर एक एक करके उनको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो हमारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहली है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, थर्ड सिंप्लीफिकेशन, देन मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फिटिक स्टडी, नेक्स्ट डिफरेंशियल वेज सिस्टम या फिर हम उसे कह सकते हैं डिफरेंशियल पीस रेट, दो नाम है इसके, और फिर लास्ट है एक हमारी मेंटल रिवॉल्यूशन। इन सारी टेक्निक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या होती है ये? ओके, देखिए, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की स्पेलिंग टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग इससे समझ जाना, ये मैनेजमेंट ही है। ओके, एम आएगा यहाँ पे। It refers to that technique of scientific management which makes possible the full utilization of the principle of specialization. Functional foremanship क्या होता है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब होता है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी कंपनी में वर्क हो रहा है, जो भी कंपनी के अंदर काम किया जा रहा है, वो स्पेशलाइजेशन के साथ हो, मतलब परफेक्शन के साथ हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो सभी किसी ना किसी मतलब पूरे परफेक्शन के साथ हो, ताकि जो कस्टमर्स हैं उसको आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी कंपनी के टुवर्ड्स, या और भी इन्वेस्टर्स वगैरह को भी आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी कंपनी के टुवर्ड्स। तो टेलर बोलते हैं कि भाई फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर वो स्पेशलाइजेशन के साथ करो, परफेक्शन के साथ करो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम बस आप कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं, ना वो किसी को समझ आ रहा है, ना वो चीज़ ठीक से हो रही है, बस आपको करने से मतलब है। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कम हो रहा हो चाहे वो ज़्यादा, लेकिन होना चाहिए वो स्पेशलाइजेशन के साथ। ओके, इसके अंदर टेलर और क्या बोलते हैं आगे की बात को देख लेते हैं। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है उसको हमेशा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। और जो भी, जैसे आपने वर्क को डिवाइड कर लिया स्मॉल स्मॉल पार्ट में, तो आप हर एक पार्ट का जो वर्क है वो असाइन कर दो, उसको उसकी ड्यूटी किसी ना किसी एक्सपर्ट को दे दो। जब आप हर एक छोटे छोटे पार्ट की ड्यूटी अलग अलग एक्सपर्ट्स को दे दोगे तो क्या हो जाएगा कि उस एक्सपर्ट को के अंदर एक ही एक्टिविटी आ जाएगी, मतलब उस एक्सपर्ट को केवल एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो उसे और अच्छे तरीके से करेगा। अगर सारा काम आप एक ही बंदे को दे दोगे, एक ही पर्सन को दे दोगे, तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो कैसे करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप काम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर हर एक एक्टिविटी को छोटी छोटी डिवाइड करके एक एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो, ताकि हर एक एक्सपर्ट अपनी ड्यूटी समझ के अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपका जो होल वर्क है जिसको आपने डिवाइड किया था, आपका वो पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वो भी एक स्पेशलाइजेशन मैनर में, अगर कहें तो हम परफेक्शन में। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल इतना है कि जो भी वर्क किया जाए कंपनी के अंदर वो एक स्पेशलाइजेशन के साथ किया जाना चाहिए। और स्पेशलाइजेशन के साथ कैसे होगा कि जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ओके, और उसको सौंप दोगे किसी एक एक्सपर्ट को उसी चीज़ के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने, टेलर ने ये चीज़ और बताई है कि आप क्या कर दो, कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट बना दो। कौन कौन से डिपार्टमेंट? एक बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, टेलर बोलते हैं कि वर्क को स्पेशलाइजेशन से करने के लिए, वर्क को परफेक्शन से करने के लिए आप कंपनी में दो डिपार्टमेंट बना दो, एक बना दो प्लानिंग और एक बना दो प्रोडक्शन का। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम केवल क्या हो जाएगा? प्लानिंग करने का, उससे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा? केवल गुड्स को प्रोड्यूस करने का, कि वो कितने इफेक्टिवली गुड को प्रोड्यूस करवा पा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ से, उसको प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों के पास अपना अपना वर्क हो जाएगा, तो दोनों का वर्क ही इफेक्टिवली हो सकता है। अब एक बार इन दोनों डिपार्टमेंट की क्या क्या वर्क हैं, ये दोनों किस तरह से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो देख लेते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ वर्क है, यानी कि उसके अंदर भी आपको कुछ बॉस बनाने पड़ेंगे। वो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट खुद करेगा, आप तो बस उसे वर्क सौंप दो, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा उस वर्क को? वो अपने अंदर 4 बॉस बना लेता है। कौन कौन से? रूट क्लर्क,
इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक डिसिप्लिन ऑफिसर। एक तो सबसे पहले आप लोग जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठा करो, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो मैं आपको इसका मीनिंग ऐसे ही तो समझाऊंगी, मतलब मैंने यहाँ पे केवल हेडिंग लिख दी, अब मैं इसका मीनिंग आपको बोलकर समझा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेन पॉइंट आपको लग रहा है ना कि हाँ इस चीज़ से मेरे को ये याद रह जाएगा, ये पॉइंट अगर मैं इसके बारे में छोटा सा ये लिख लूँगा तो मुझे बाद में याद आ जाएगा, तो आप वो चीज़ नोट डाउन करके रख लो। तो क्या होगा, आप केस स्टडी सॉल्व करने बैठ रहे हो जैसे, तो आपको उन की पॉइंट से मदद मिलेगी, आपको केस स्टडी सॉल्व करना आ जाएगा आराम से। तो कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठना, तभी आप ये कर पाओगे। ओके, तो रूट क्लर्क समझ लेते हैं। रूट क्लर्क में देखो, रूट क्लर्क का काम क्या होता है। पहले तो ये चारों बॉस हैं अपने अपने लेवल के, और इन चारों का काम क्या है हमें वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे रूट क्लर्क का काम क्या होता है। रूट क्लर्क का काम होता है कि वो डिसाइड करता है कि वर्क ठीक सीक्वेंस में हो पा रहा है या नहीं। वो देखता है कि वर्क प्रॉपर सीक्वेंस में हो पा रहा है या नहीं, मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही तो नहीं कंप्लीट हो रही कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कोई सी एक्टिविटी कभी परफॉर्म कर दी, कोई सी एक्टिविटी कभी, ऐसे नहीं होना चाहिए। रूट क्लर्क का काम है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज करो, तो वो सीक्वेंस का ध्यान रखता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी प्लानिंग हो रही है सीक्वेंसली होनी चाहिए, वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। ओके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, इसका काम होता है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका काम ये डिसाइड करना कि भाई जो भी वर्क हो रहा है कंपनी में वो किस तरह का वर्क है, मतलब ये देखता है कि काम जो हो रहा है या प्लानिंग जो हो रही है वो किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग का पर्पस क्या है, उस प्लानिंग को करने का पर्पस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर उसमें अपनाना है, या क्या क्या मटेरियल, क्या क्या मेथड्स उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का केवल काम इतना होता है कि वो ये चीज़ें देखता है कि वर्क का नेचर क्या है, जो भी काम आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है, उसको आप किस प्रोसीजर से कर सकते हो, उसमें क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या डिटेल की आपको ज़रूरत है। रूट क्लर्क का काम क्या हो गया, सीक्वेंस देखना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या हो गया, उसका नेचर देखना वर्क का, उसका प्रोसीजर देखना, उसका मटेरियल देखना, उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करना, ये सब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, ये मेंटेन करता है कि किसी भी काम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे करने में कॉस्ट ना आए, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो कस्टमर वैसे ही दूर भागेगा, वो नहीं लेगा। राइट, तो आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसी प्लानिंग करो कि किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा कॉस्ट ना आ रही हो, प्लस टाइम टेबल बन जाए प्रॉपर। कि अगर प्रॉपर जैसे हम लोग अपनी स्टडी करते हैं तो अगर हम लोग टाइम टेबल बना लें किसी चीज़ का तो ज़्यादा इफेक्टिवली होती है ना वो चीज़ें। तो ऐसे ही कंपनी में भी है, कंपनी तो बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पर चल रही है तो उनको भी तो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है कि किसी भी काम को करने का टाइम क्या रहेगा और उसकी कॉस्ट कितनी रहनी चाहिए, या कॉस्ट कितनी ज़्यादा एक्सीड ना हो जाए, इस चीज़ को ये देखता है। डिसिप्लिन ऑफिसर नेक्स्ट आता है। इसका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये चीज़ें देखना कि भाई कंपनी के अंदर सारे जो वर्कर्स हैं, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी है वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मतलब कंपनी के अंदर डिसिप्लिन का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, कोई किसी से कैसे भी बात कर रहा है, कोई कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना किसका काम होता है, डिसिप्लिन ऑफिसर का। तो अगर मैं आपको इन सब का एक बार रिकैपली थोड़ा सा याद कराऊँ तो क्या हो जाएगा, रूट क्लर्क का काम हो जाएगा सीक्वेंस देखना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम हो जाएगा वर्क के नेचर को देखना, उसके प्रोसीजर को देखना, उसमें क्या डिटेल है चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड करना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या हो जाएगा, उस चीज़ के लिए टाइम टेबल बनाना या कॉस्ट डिसाइड करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आ जाए। और डिसिप्लिन ऑफिसर का काम क्या हो जाएगा, केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना। ओके, तो ये हैं सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने यहाँ करेगा। अब आगे और देख लेते हैं दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना ज़रूरी है। उसके अंदर भी 4 बॉस बनाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं वो होते हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और एक इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ये 4 बॉस इसके अंदर बनाए जाते हैं। अब इन 4 बॉस से इसका क्या काम है एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गैंग बॉस का काम क्या होता है। तो देखिए, जैसे जो कंपनी है वो क्या करती है कि वर्कर्स को डिवाइड कर देती है ग्रुप्स में, और जब उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उनका एक बॉस बना देते हैं, जैसे हम क्या देते हैं गैंग बॉस, मतलब जो वो ग्रुप बनाए, जो वो गैंग बनाई है उस गैंग का एक बॉस बना देना। उस गैंग बॉस का काम क्या होता है, वो अपने जो अंडर उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो ध्यान रखता है कि वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या वो अपने वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही तो नहीं दिखा रहे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना किसका काम है, गैंग बॉस। तो ये क्या होता है कि मतलब ग्रुप्स बनाने के बाद उनका एक बॉस बना देना, हर एक ग्रुप का एक अलग अलग बॉस बना देना, जो सारे वर्क को फिर देखता है कि वर्क ठीक से हो रहा है या नहीं।
सेकंड आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम केवल इतना होता है कि वो ये ध्यान रखता है कि जो भी काम मशीन कर रही है या कोई भी काम जो वर्कर कर रहे हैं वो प्रॉपर स्पीड से कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वर्कर आज बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड उन्होंने पकड़ ली किसी भी काम को करने की और अगले दिन वो बिल्कुल स्लो पड़े हैं, कोई काम ही नहीं हुआ, ना कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना कुछ चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिस स्पीड से मतलब जो हमने सोचा है कि भाई जैसे कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए ऑनर है, ऑनर ने सोचा कि भाई हर एक एम्प्लॉयर एटलीस्ट 20 यूनिट बनाए, तो स्पीड बॉस का ये काम होता है कि वो इस चीज़ को मेंटेन रखे। ऑनर ने अगर बोला है कि 20 यूनिट बनानी है तो वो लेबर से ये चीज़ें करवा पाए, वो ध्यान रखे कि लेबर प्रॉपर स्पीड से काम कर पा रही है या नहीं। ओके, तो उनकी स्पीड को एक्सपेक्टेड स्पीड से मेंटेन करना, उनको वहाँ तक लेकर आना, ये किसका काम होता है? स्पीड बॉस का। देन आता है रिपेयर बॉस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है रिपेयर, तो इसका काम क्या होता है रिपेयर बॉस का? जितनी भी मशीन्स वगैरह ख़राब हो जाती है ना, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती, तो उनको रिपेयर करना, उनको करवाना, वो काम किसका होता है? रिपेयर बॉस का। तो रिपेयर बॉस बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखता है कि कंपनी में जो मशीन्स है वो ख़राब तो नहीं हो गई, और जो हो गई उनको ठीक किस तरह से किया जा सकता है। लास्ट आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम जो होता है ये देखता है कि भाई चीज़ें ठीक से प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं, वो क्वालिटी को कंपेयर करता है। आपने किसी भी चीज़ की क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतनी अच्छी क्वालिटी तो हमें चाहिए हमारी कंपनी के प्रोड्यूस गुड्स की, अगर इतनी क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर आएगा नहीं। तो इसलिए जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़, उस चीज़ को डिसाइड करता है ये कि भाई वो उसका स्टैंडर्ड उतना है जितना हमने सोचा है या नहीं। तो स्टैंडर्ड वगैरह को मेंटेन करने का, स्टैंडर्ड तक एम्प्लॉयज़ को लाने का काम किसका है? इंस्पेक्टर का। तो इनका अगर एक ओवरव्यू देखें तो क्या हो जाएगा? गैंग बॉस का काम क्या होगा? गैंग गैंग बॉस का काम होगा जो जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वर्क कराना अच्छे से। स्पीड बॉस का काम क्या होगा? स्पीड मेंटेन करना। रिपेयर बॉस का काम क्या होगा? मशीन्स को रिपेयर वगैरह करने का ध्यान रखना। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स को या सारी मशीन्स को वर्क करवाना, चेक करना कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्हें दिक्कत है तो किस चीज़ से दिक्कत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा फंक्शनल फॉर्मनशिप खत्म हो जाता है। सेकंड स्टार्ट होगा अब हमारा, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसे पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये आएगा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, मतलब आप किसी भी वर्क का क्या कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर क्या आता है कि किसी भी वर्क का एक स्टैंडर्ड सेट करना, कि जितनी एक्टिविटीज़ कंपनी में परफॉर्म की जा रही हैं उनका एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतनी तो होनी ही चाहिए। वही जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दे दिया था कि ऑनर चाह रहा है कि भाई एक वर्कर को एक दिन में कम से कम 20 या 10 यूनिट, उसने जो भी स्टैंडर्ड बनाया, इतनी तो होनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर वही चीज़ देखी जाती है कि जो ऑनर ने स्टैंडर्ड बनाया है वो चीज़ हो कंप्लीट, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उस अकॉर्डिंगली वर्कर्स वर्क कर पा रहे हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्यों करा जा रहा है या क्यों हम स्टैंडर्ड बनाएं? तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो आपके गुड्स हैं वो टाइम पे प्रोड्यूस हो पाए, उनकी प्रॉपर साइज़ में वो प्रोड्यूस हो पाए, है ना। उन जो आपने टाइप्स वगैरह आप फिक्स कर पाओ किसी भी चीज़ को लेकर कि हमें इस टाइप का गुड बनाना है, क्योंकि अगर टाइप आप फिक्स नहीं करोगे तो किसी भी टाइप के गुड्स आप प्रोड्यूस कर लोगे। जैसे गारमेंट्स है, गारमेंट्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि आप किड्स वियर बना रहे हो अपनी कंपनी में, या गर्ल्स वियर बना रहे हो, बॉयज़ वियर बना रहे हो, तो अगर आप स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करोगे तो कोई भी कुछ भी बना देगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर काम का, ओके, सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या होता है? इट रेफर्स टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटीज, साइज, वेट एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट का जो जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही है ना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उन सबको ख़त्म करना। मतलब अगर आप सही से साइज़ नहीं बना पा रहे हो, मतलब प्रॉपर साइज़ को नहीं बना पा रहे हो, क्वालिटीज़ आप अच्छी नहीं रख पा रहे हो, वेट आप अच्छा नहीं रख पा रहे हो, प्रोडक्ट का टाइप आप अच्छा नहीं रख पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को क्या होता है कि ख़त्म करना, वो होता है सिंप्लीफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। वैन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस द शूज़ ऑफ साइज 0, 1, 2, 3, 4, अगर मान लो कोई कंपनी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के साइज़ के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो ये तो ठीक है,
भाई एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया कि ठीक से 0 का बनाएंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये बात ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो इस तरह से बनाने लगे 0 फिर 0.5 फिर 1 1.5, तो ये क्या सही मेथड है? इस चीज़ से वो कहाँ तक बनाती रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने गारमेंट्स में भी देखा होगा, जैसे साइजेस वगैरह आते हैं, 28 आ गया, 32 आ गया, तो इस तरह से आते हैं। वो चीज़ें क्या है कि सिंप्लीफिकेशन है, एक सिंपल मेथड से काम को करने का, ताकि जो आपके वर्क है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, आपका वर्क और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्क को सिंपल कर देना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी कर देना। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना किसी भी काम को। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मेथड स्टडी के अंदर एक बेस्ट सुटेबल मेथड फाउंड किया जाता है कि अगर कंपनी के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको करने का बेस्ट मेथड क्या है। तो मेथड स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किस काम को करने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इससे क्या होगा कि अगर आप बेस्ट मेथड यूज़ कर लोगे किसी भी काम को करने का, तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, आपका टाइम भी रिड्यूस होगा, प्लस आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी वर्क की। होगी या नहीं? और सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कस्टमर के लिए, सॉरी किसी भी कंपनी के लिए, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब ही तो आ सकता है जब आप अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ करोगे किसी भी काम को करने का, है या नहीं? आप मान लो एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आ रहे हो, तो हर एक को मार्क्स उस अकॉर्डिंग मिलते हैं ना, जिसने जो मेथड से आंसर लिखा है, जो जितने अच्छे वे में लिख देगा उसको उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यही होता है ना। तो ऐसे ही कंपनीज में भी है कि आप जितना अच्छा मेथड अपना लोगे उतने जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। ओके, तो यही था, द आइडिया इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। ये आइडिया किस लिए होता है? ताकि जो कॉस्ट है, टाइम है, उसको रिड्यूस किया जा सके, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जो आपको किसी भी तरह से लेना ही होता है, वो आप ले सकें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। इट रेफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म बाय वर्कर्स एंड मशीन व्हाइल डूइंग द जॉब। मतलब कोई भी काम जब कंपनी के अंदर किया जा रहा है, चाहे वो वर्कर्स कर रहे हो चाहे वो मशीन्स कर रही हो, तो एक मतलब इसमें स्टडी, मतलब मोशंस की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई एक मैसून है, वो काम कर रहा है, कोई लेबर है वो काम कर रहा है, ब्रिक्स वगैरह लगा रहा है, अब वो उसे लगाने के साथ साथ 18 अननेसेसरी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या चीज़ सही है? तो इसका जो मेन काम होता है मोशन स्टडी का, मोशन स्टडी करने से ऑनर्स को हेल्प मिल जाती है कि वो किस तरह से वर्कर्स की अननेसेसरी एक्टिविटी को ख़त्म कर सकें। अगर कोई काम ब्रिक, उसका ब्रिक लगाने का काम है, तो वो कितने अच्छे वे से उसको कर सकता है। तो ये चीज़ हमें मोशन स्टडी बताती है। ओके, नेक्स्ट आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। मान लीजिए आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर को कितनी देर में पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर का है, हमें ये पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए। वरना हम पूरे दिन इसी चैप्टर में लग रहे हैं, 2 दिन हम इसमें बिता रहे हैं, 3 दिन हम इसमें बिता रहे हैं, तो कोई मतलब थोड़ी है उस चीज़ का। तो अगर आप मतलब एक काम को करने का एक टाइम बना लो, एक उसका स्टैंडर्ड बना लो, और फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही, उस फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए हर कंपनी को, तभी वो कंपनी ग्रो कर सकती है। ओके, इस टेक्निक को यूज़ करने से क्या होता है कि जब जो आपका टाइम है काम को करने का वो फिक्स हो जाता है, और साथ ही साथ आप एम्प्लॉयज़ के वेजेस को भी फिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो टाइम स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए, मतलब टाइम की स्टडी करना, आप किस तरह से टाइम का स्टैंडर्ड फिक्स कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फेटिक स्टडी। फेटिक स्टडी क्या होता है? इट रेफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू अ कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। एक चीज़ सोच कर देखें कि कोई भी कंपनी है, उसके अंदर लेबर काम कर रहे हैं, वो बेचारे सुबह से शाम तक करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो थक नहीं जाएंगे? हम लोग भी अगर स्टडी करते हैं तो बीच में मन करता है ना कि भाई चलो 1 घंटे का रेस्ट ले लो, 2 घंटे का रेस्ट ले लो, तब पढ़ेंगे आराम से, करते हैं या नहीं? तो ऐसे लेबर को भी तो ज़रूरत होती है। तो फिटिक स्टडी हमें बताता है कि हमें लेबर को पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में किस तरह से थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, ये रेस्ट इंटरवल्स देना उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने लेबर्स को, तभी तो वो ज़्यादा अच्छे वे में काम करेगी। और अगर उसे आप पिलाए जाओगे, भाई लगे रहो काम में, तो वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो आपको शो कराएगा कि हाँ वो वर्क कर रहा है, पर वो नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं कर ही नहीं पाएगा वो रेस्ट। तो फेटिक स्टडी हमें सिर्फ इतना बताती है कि रेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है।
एम्प्लॉयज़ को रेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद। तो इससे क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हम क्यों करेंगे, इससे क्या होगा कि जो ऑनर है और एम्प्लॉयज़ है उनके बीच के रिलेशंस भी अच्छे बनते हैं। अगर कोई ऑनर अपने लेबर के रेस्ट का भी ध्यान रख रहा है तो ऑफकोर्स उसकी लेबर उससे खुश रहेगी, वो ज़्यादा अच्छे से काम उसे पूरा करके देगी। तो फैटिग स्टडी का मतलब केवल क्या होता है, रेस्ट इंटरवल्स का ध्यान रखना, रेस्ट इंटरवल्स देना अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। क्या होता है ये, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट मैनर। ये क्या होता है, ये वो टेक्निक होती है जो हमें ये बताती है कि हम डिफरेंस कर सकें एफिशिएंट वर्कर्स के बीच में और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में। आप ये चीज़ सोच कर चलिए कि कोई तो वर्कर है वो 20 यूनिट बना रहा है बेचारा एक दिन में, वहीं दूसरा वर्कर है वो 10 यूनिट ही बना रहा है एक दिन में, लेकिन आप उसे वेजेस दे रहे हो उसके एक दिन के काम के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक दिन ये दोनों ने काम करा है, इन दोनों को वेजेस दे दो। तो जिसने 20 यूनिट बनाई वो खुश रहेगा, वो सोचेगा कि यार मैंने इतना सारा काम करा और इसने तो केवल 10 यूनिट बनाई, फिर भी हम दोनों को वेजेस तो सेम मिली, तो अगले दिन से मैं भी तो ऐसा ही करूँगा। सोचेगा या नहीं सोचेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, हर एक वर्कर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क दो। तो जो अब इसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या होता है, बेस्ट तरीका ये होता है कि जो वेजेस दी जा रही है वर्कर को वो उसके डे के अकॉर्डिंग ना दी जाए, वो दी जाए यूनिट के अकॉर्डिंग। मतलब पर यूनिट आप मान लो उसको 4 रुपीज़ दे रहे हो, या पर यूनिट आप उसे 10 रुपीज़ दे रहे हो, तो जिसने 20 यूनिट बनाई तो उसे पर यूनिट 5 मिल गई, तो 20 के अकॉर्डिंग उसे कितनी मिल गई, 100। वहीं जिसने 10 बनाई उसे कितनी मिल गई, सोच कर चलो, उसे 50 मिली ना, जिसने 20 यूनिट बनाई। अगर आप उसे यूनिट के हिसाब से पैसे दे दोगे तो उसे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, और अगर जिसने 10 यूनिट बनाई उसे 50 रुपये। तो कहीं ना कहीं लेबर के अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ मैंने ज़्यादा काम करा है इसलिए मुझे ज़्यादा वेजेस मिले हैं, इसने कम कम काम करा है तो इससे भी कम वेजेस मिले हैं। और वहीं जो व्यक्ति, जो लेबर कम काम कर रहा है उसके अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार इसने 20 यूनिट बनाई थी इसलिए इसको आज 100 रुपये मिल गए, तो कल को मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे भी ज़्यादा वेजेस मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हमें किस लेबर को कितना वेजेस सिस्टम बनाना चाहिए, कितने वेजेस उनको देने चाहिए, ताकि जो हमारा लेबर है वो सेटिस्फाइड रह सके हमसे। ओके, समझ आ गया होगा आपको ये पॉइंट भी। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज का, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के एटीट्यूड को चेंज करना, दोनों के अंदर चेंज लाना, दोनों इस चीज़ को ना सोच, दोनों के अंदर से कंपटीशन की भावना को हटा के कॉपरेशन की भावना लाना। मतलब ऑनर्स ये ना सोचे कि भाई हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी देना पड़ जाएगा। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे से यही फाइट करने में लगा देंगे कि किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए या किसको नहीं, तो वो प्रोडक्शन को टाइम कब देंगे, है या नहीं ये बात। तो मेंटल रिवॉल्यूशन हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कभी इस चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि प्रॉफिट का डिवीज़न किस तरह से होगा, बल्कि उन दोनों को हमेशा एफर्ट्स डालने चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, हमेशा प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की उसे सोचनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना रख के हमेशा कॉपरेशन की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि अगर सुना है ना, जैसे एक ही फैमिली के मेम्बर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर वाला तो उन्हें ईजिली तोड़ देगा, तोड़ देगा या नहीं। तो ऐसे ही अगर एक कंपनी के मेंबर्स अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाहर वाला तो उनसे बहुत आराम से ही निकल जाएगा ना, दूसरी कंपनी जो उनकी कॉम्पिटिटर है वो तो उनसे बहुत आराम से आगे निकल जाएगी। तो इसलिए मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई जो मैनेजर्स हैं और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई ना हो, उनके बीच में हमेशा कॉपरेशन बना रहे। ओके, तो बस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये सारी टेक्निक समझाई थी। आप एक बार इसका रिकैप करना चाहते हो तो मैं एक बार सारी चीज़ें बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं याद नहीं रहती एक साथ। छोटा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। फंक्शनल फॉर्मेनशिप हमने पढ़ी थी जिसके अंदर काम क्या था, केवल
ये ध्यान रखना कि वर्क पूरी स्पेशलाइजेशन के साथ हो, परफेक्शन के साथ हो, है ना। इसलिए छोटे पार्ट्स में वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। ये 2 डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, 2 डिपार्टमेंट बनाता है प्लानिंग और प्रोडक्शन, ताकि जो वर्क है वो आराम से हो सके। इसके अंदर 4 ऑफिसर्स थे, हर एक ऑफिसर का अपना अपना काम था। ऐसे ही प्रोडक्शन के अंदर 4 ऑफिसर थे, इनका अपना अलग काम था। फिर आ गए थे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जिसके अंदर स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। फिर आ गए थे सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, वर्क को किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल बनाओ, उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखो। मेथड स्टडी, ये स्टडी करना, ये देखना कि किसी भी काम को करने का सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, ताकि जो वर्क है इफेक्टिवली हो सके। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी के अंदर ये था कि भाई वर्कर्स और मशीन जो भी काम कर रहे हैं उनके बीच के मोशंस, मतलब आप देखो कि वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं, वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को आप रिमूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आता है टाइम स्टडी, इसमें क्या होता है कि टाइम स्टैंडर्ड बना लो किसी भी काम को करने का, और फिर अपने टाइम को उस टाइम के साथ मैच करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो इम्प्रूव करो, और कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। फैटिग स्टडी, इसमें क्या होता है कि रेस्ट इंटरवल देना, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी रेस्ट देना ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकें। ओके। फिर आता है वेज सिस्टम, इसमें क्या था कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको वेज दिया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके डेज़ के अकॉर्डिंग आप उन्हें वेजेस दे रहे हो, जो जितनी यूनिट बना रहा है उसे उतने वेजेस मिलने चाहिए। लास्ट था मेंटल रिवॉल्यूशन, इसमें क्या था कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो आपस में लड़ाई ना करें, हमेशा कॉपरेशन करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलें, और साथ ही साथ कभी ये ना सोचें कि प्रॉफिट दूसरे को देना पड़ेगा, हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाने की सोचें। तो ये थी बस सारी टेक्निक्स, एक बार हम लोगों ने ओवरव्यू भी देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, इसी चैनल के आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं कि केवल कंटेंट ही करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड भी हम अदर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। तो अगर आप कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।